So hello everyone, today we will be starting class 11th Geography, Chapter 2, The Origin and Evolution of Earth. In this chapter we will study about various theories that how actually Earth came into existence. That is about the origin of Earth, कि जो Earth है वो कैसे existence में आया, कैसे Earth बना. तो अर्थ कैसे बना उसके बारे में कई थ्योरीज हैं. कुछ ओल्ड थ्योरीज हैं तो कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं. तो हम पहले ओल्ड या फिर अर्ली थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें से एक थ्योरी है नेबुलर थ्योरी या नेबुलर हाइपोथेसिस. ये हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि कैसे अर्थ एग्जिस्टेंस में आया, कैसे उसका ओरिजिन हुआ. सो लेट्स स्टार्ट नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुलर हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत. तो इमैनुअल कांत ने नेबुलर हाइपोथेसिस दी थी और इसको फर्दर लैपलेस ने और आगे जाके कई साइंटिस्ट ने अपना इसमें एडिशन किया है और इसे रिवाइज किया है. तो हम ओवरऑल देख लेते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहती है. तो नेबुलर हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो हमारे ना सिर्फ ये हमें अर्थ के बारे में बताती है, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ. अर्थ एक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, वी नो इट. तो वैसे ही हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये उन सब की फॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करती है. तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली जो हमारे जितने भी प्लैनेट्स थे सोलर सिस्टम में वो एक क्लाउड से बने थे जो कि हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट का बना हुआ एक क्लाउड था. लेट मी शो इट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पार्ट, दिस इज द क्लाउड एंड इट इज़ कॉल्ड नेबुला. तभी थ्योरी का नाम नेबुलर थ्योरी है. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक क्लाउड से बने हैं, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और डस्ट के एक क्लाउड से बने, जिसे हम नेबुला कहते हैं. तो अब होता क्या है, इस थ्योरी में हम अलग अलग स्टेजेस पढ़ेंगे कैसे प्लैनेट्स फॉर्म हुए. तो सबसे पहले क्या होता है, जो ये हमारा क्लाउड होता है, ये जो हमारा क्लाउड था इसके पास एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है. इसके पास एक स्टार जो होता है, जब स्टार डाई करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं. तो इस नेबुला के पास एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ. उस एक्सप्लोजन की शॉक वेव्स जो थी वो इस नेबुला को डिस्टर्ब कर देती हैं. ये नेबुला डिस्टर्ब हो जाता है और ये स्पिन करना शुरू हो जाता है, ये रोटेट करना शुरू हो जाता है और रोटेट करते करते ये फ्लैट हो जाता है और एक डिस्क की शेप फॉर्म कर लेता है. आफ्टर दैट स्पिनिंग नेबुला कलेक्टेड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल इन इट्स सेंटर. तो ये जो नेबुला स्पिन कर रहा था इसमें जितना भी मटेरियल था, जो भी गैसेस थी, जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे, उसका जो मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल इस नेबुला में था, मतलब ज़्यादातर जो था वो इसके सेंटर में कलेक्ट हो गया. ठीक है. और जब वो सेंटर में मटेरियल कलेक्ट हुआ तो जो हाइड्रोजन गैस थी, हाइड्रोजन के एटम्स थे, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी उसकी वजह से वो हाइड्रोजन के एटम्स जो थे वो सेंटर में एक दूसरे से कोलाइड करने लगे. जो भी हमारे हाइड्रोजन के एटम्स थे वो कोलाइड करने लगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो था वो फ्यूज़ हो गया और उसने फॉर्म कर लिया हीलियम. फ्यूजन रिएक्शन हुआ विच जो हमें साइंस में होता है. तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के एटम्स जो होते हैं, क्योंकि जब ये स्पिनिंग हो रही थी तो सेंटर में सारे के सारे मटेरियल कलेक्ट हो रहा था. तो कलेक्ट होते वक्त जो हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में कोलिजन होती है, वो आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के एटम्स फ्यूज़ हो जाते हैं. मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलके क्या बना देते हैं, हीलियम फॉर्म करते हैं. और ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी की वजह से हमारा सन फॉर्म होता है सेंटर में. तो इस तरीके से हमारा सन एग्जिस्टेंस में है. एज यू कैन सी ओवर हेयर, स्पिनिंग की वजह से जब यहाँ पे सेंटर में फ्यूजन रिएक्शन हुआ उस वजह से हीलियम फॉर्म होती है और हमारा सन फॉर्म होता है. तो अब नेबुला के सेंटर में सन फॉर्म हो चुका है. तो हालांकि जो हमारा सन था उसने मेजॉरिटी ऑफ, जैसे हमने पढ़ा, वास्ट मेजॉरिटी मटेरियल, 99% मटेरियल तो सन के बनने में ही लग गया, वो तो सन में ही आ गया. ठीक है. जितनी भी डस्ट वगैरह थी, गैस वगैरह थी, उससे तो सन ही बन गया हमारा. लेकिन जो बचा हुआ कुछ 1% मटेरियल था जो हमारा आउटर उसमें था, रीजन में था, नेबुला के आउटर रीजन में, वो जो भी मटेरियल था, वो जो डस्ट थी,
वो जो डस्ट पार्टिकल्स थे उनके बीच में, एज यू कैन सी ओवर हेयर, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं जो आउटर रीजन में रह गए थे थोड़े बहुत, उन डस्ट पार्टिकल्स जो थे वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लम्प होने शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और इस तरीके से एक साथ क्लम्प होने, इकट्ठा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और वो छोटी छोटी बॉडीज़ को फॉर्म करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। तो इसी तरीके से ग्रेविटी की वजह से ऐसे हमारे इधर वी कैन सी कि यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हो ऐसे मटेरियल क्लम्प हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसको हम एक्रीशन बोलते हैं कि लेयर बाय लेयर जो एक्यूमुलेशन होती है उस तरीके से हमारे प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं। तो ऐसे ही फर्दर ये मान लेते हैं इतना बड़ा प्लैनेटेसिमल बना, अब इसने और ज़्यादा अट्रैक्ट किया, तो ऐसी वो एक्यूमुलेशन होती रही, एक्रीशन होती रही, अल्टीमेटली कि जो ये रॉक पार्टिकल्स थे उन्होंने एक स्फेरिकल शेप ले ली और वो स्फेरिकल शेप लेकर हमारे फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो प्लैनेट्स फॉर्म हो गए। व्हाट वेरीफाइज नेबुलर हाइपोथेसिस? नेबुलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि कुछ जो पार्टिकल्स थे, कुछ जो डस्ट पार्टिकल्स थे जो बच गए थे, अपार्ट फ्रॉम जो पार्टिकल्स सन बनाने में लग गए, तो कुछ पार्टिकल्स जो बच गए थे उन्होंने हमारे प्लैनेट्स को फॉर्म करा उनके बीच में एक्रीशन से। इस थ्योरी को इस चीज़ से सपोर्ट मिलती है कि कुछ रॉक पार्टिकल्स या कुछ डस्ट पार्टिकल्स जिन्होंने फाइनली रॉक्स वगैरह फॉर्म करी, वो आगे जाके प्लैनेट्स नहीं बना पाए और वो आज हमारे सोलर सिस्टम में एज एस्ट्रॉइड्स अक्कर करते हैं। तो एस्ट्रॉइड्स इस बात का, इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं।